प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश के इस डेली न्यूज़ लाइव एनालिसिस के अंदर आपको हम प्रतिदिन भारत, विश्व और राजस्थान के करंट अफेयर्स से रूबरू करवाते हैं और इसी के तहत आज जो है वो हम सबसे पहली खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं और वो खबर खेल से संबंधित है। खेल में विंबलडन खेलों की जब हम लोग बात करते हैं टेनिस में, तो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। विंबलडन जो कि टेनिस की एक बड़ी प्रतियोगिता में से एक माना जाता है और इसमें अभी जो खेल हुए हैं, विंबलडन की जो प्रतियोगिता हुई है उसमें स्पेन के खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है, कार्लोस अल्काराज। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है कार्लोस अल्काराज। और इन कार्लोस अल्काराज ने जो है वो पुरुषों का विंबलडन एकल खिताब जीता है और उन्होंने किसको हराया है? उन्होंने जोकोविच को हराया है जो 7 बार के चैंपियन हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा करके पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले वर्तमान विंबलडन चैंपियन का नाम क्या है? स्पेन के कार्लोस अल्काराज। आज की हमारी जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित है और नेपाल के अंदर जो है केपी शर्मा ओली ने फिर एक बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। दोस्तों, केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं तथा गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अभी वो जो है प्रधानमंत्री थे 72 वर्षीय प्रचंड। इनका क्या नाम था? पुष्प कमल दहल प्रचंड, और उन प्रचंड का स्थान लेंगे केपी शर्मा ओली। उसके बाद में हम लोग अगर देखते हैं तो नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। और पहले प्रधानमंत्री इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। और प्रचंड के स्थान पर केपी शर्मा ओली तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर भारत के विदेश विभाग से संबंधित है और विदेश सचिव का पदभार जो संभाला है उनका नाम क्या है? विक्रम मिश्री। और विक्रम मिश्री जो हैं वो इससे पहले चीन के जो है वो दौरे पर थे और चीन के मामलों के विशेषज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है। तो चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले अनुभवी राजनयिक विक्रम मिश्री ने भारत के नए विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो इनका नाम क्या है? विक्रम मिश्री। और विक्रम मिश्री ने जो है वो किसका पदभार ग्रहण किया है? विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, ये 1989 वर्ष के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं तथा चाइना के साथ में जो है वो भारत की बातचीत को लेकर के और रणनीति बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका रही हुई है। ठीक है, इसके बाद में आज की जो अगली खबर है वो संबंधित नीति आयोग से संबंधित है और नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत नीति गियरशिप चैलेंज शुरू किया है। ठीक है, भारत का जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस नीति आयोग ने अभी एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और उसका नाम क्या है? नीति गियरशिप चैलेंज। क्या नाम है? गियरशिफ्ट चैलेंज। और इस चैलेंज ये किससे संबंधित है? ये ई फास्ट इंडिया पहल से संबंधित है। तो इसके तहत जब अपन लोग देखते हैं तो इसने ये जो चैलेंज शुरू किया है, इस अग्रणी हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है? भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसायी मॉडल को बढ़ावा देना है। यानी भारत में भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए और उसके लिए किस प्रकार की बाधाएं हैं और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के ई फास्ट इंडिया पहल के तहत नीति गियरशिप चैलेंज को शुरू किया है। उसके बाद में फिर दोस्तों आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से संबंधित है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जेजीयू और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जापान यूएनयू ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मैत्री और सहयोग के संबंध स्थापित करने के लिए एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ ये अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऐतिहासिक समझौता दोनों संस्थानों के बीच ध्यान, संस्कृति और कार्मिकों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो इस प्रकार ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने अकादमिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जापान के
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूएनयू के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों यहाँ पर यूरो कप 2024 से संबंधित है। फुटबॉल की यह बहुत ही पुरानी और चिर परिचित जो है वो प्रतियोगिता है। इसके अंदर स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके रिकॉर्ड चौथा खिताब जीता है। तो बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2001 से हराकर 4 बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बन गया है स्पेन। और उसने किसको हराया? उसने हराया था ब्रिटेन को। इस प्रकार से जब अपन लोग देखें तो यूएफओ यूरो कप 2024 में चैंपियन कौन बना है? स्पेन। दूसरे नंबर पर कौन सी टीम रही है? ग्रेट ब्रिटेन। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? रोड्री। और ये रोड्री कहाँ के हैं? तो रोड्री हैं आपके स्पेन के हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण खबर की, और वो फिर जो है वो खेलों से संबंधित है। अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका कप जीता और मेसी ने अपनी तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी जीती। आप लोगों को पता है अर्जेंटीना के जो बहुत ही बड़े और विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं, जिनका नाम क्या है? लियोनेल मेसी। और मेसी ने जो है वो अपनी तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी जीती है और इस प्रकार से अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका जीता है। तो कोपा अमेरिका 2024 के फाइनल में लियोनेल मेसी की टीम ने कोलंबिया को हराकर अर्जेंटीना ने 16वां कोपा अमेरिका खिताब जीता है। इस प्रकार से ये लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका खिताब जीतने वाला देश कौन सा बन गया है? अर्जेंटीना। उसने किसको हराया? कोलंबिया को हराया। अर्जेंटीना की टीम का प्रमुख खिलाड़ी स्टार फुटबॉलर कौन है? लियोनेल मेसी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है पर्यावरण से संबंधित है और इसमें 24 घंटे में वृक्षारोपण करके नया विश्व रिकॉर्ड कौन से राज्य ने बनाया है? मध्य प्रदेश ने बनाया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में इंदौर ने मात्र 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक वृक्षारोपण करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला जो राज्य था भारत का वो कौन सा था? आसाम था। लेकिन अभी 24 घंटे में जो है सर्वाधिक वृक्षारोपण करने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में बनाया है। और मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी प्रयास को जो है वो मध्य प्रदेश ने पूरा किया और आसाम के रिकॉर्ड को पार किया। उसके बाद में आज की अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों किससे संबंधित है? फिर खेलों से संबंधित है। और शुभमन गिल ये भारतीय क्रिकेट टीम के एक जाने माने सितारे हैं और T20 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। यानी लगातार 4 T20 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। ठीक है, तो शुभमन गिल ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में अपनी पहली T20 सीरीज इतिहास रच दिया। विदेश में खेली गई सीरीज में 4 T20 मैच जीतने वाले वो पहले भारतीय कप्तान बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो रविवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए 5वें T20 मैच में भारत की 42 रनों से जो विजय हुई, इस विजय के बाद में जो है वो उन्होंने ये खिताब हासिल किया है। उसके बाद में दोस्तों हम फिर आज की अगली खबर की तरफ हमारा रुख करेंगे और ये फिर पर्यावरण के प्रयासों को लेकर के वैश्विक मान्यता से संबंधित, सेवा से संबंधित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है शारजाह बिजली पानी और गैस प्राधिकरण को प्रिंट रिलीफ स्टैंडर्ड संगठन से एक प्रतिष्ठित वैश्विक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह सम्मान सेवा की सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता की स्वीकृति में प्रदान किया गया है। SEWS सेवा। ठीक है, तो ये सेवा क्या है? शारजाह इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में W यानी वाटर और ए यानी कि आप लोग ये समझ लीजिए प्राधिकरण, अथॉरिटी। तो शारजाह इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फिर उसकी गैस प्राधिकरण अथॉरिटी जो है उसको प्रिंट रिलीफ स्टैंडर्ड संगठन से एक प्रतिष्ठित वैश्विक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह प्रमाण पत्र सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता की स्वीकृति में प्रदान किया गया है। तो शारजाह बिजली पानी और गैस प्राधिकरण शारजाह और संयुक्त अरब अमीरात के भीतर एक सरकारी उपयोगिता है। ठीक है, और जो बिजली पानी और प्राकृतिक गैस की सेवा प्रदान करता है। फिर उसके बाद में दोस्तों मैप ऑफ द डे में आज हम लोग बात करेंगे तवांग मठ की। तवांग मठ जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मठ है और इसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये तवांग मठ कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपको नक्शा दिख रहा है, यहाँ तिब्बत है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये भूटान का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये जो तवांग है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है और यहाँ पर यह तवांग मठ स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के तवांग शहर में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा मठ है और लहासा तिब्बत में
पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ को तिब्बती भाषा में गार्डन नामग्याल हादसे के नाम से जाना जाता है, जिसका अनुवाद क्या है? स्पष्ट रात में दिव्य स्वर्ग। इसको स्पष्ट रात में दिव्य स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका नाम क्या है? तवांग मठ। ठीक है, और यह मठ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तथा बौद्ध धर्म के विकास को लेकर के और उसके प्रचार को लेकर के, और फिर ये मठ जो है वो प्रमुखता से जाना जाता है। इस मठ में मुख्य मंदिर को दुखांग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? दुखांग के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न है कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल का, उसका उद्घाटन किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया था। उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखते हैं अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था? तो डूंगरपुर में जो पूनावाड़ा कांड हुआ उसमें अध्यापक शिवराम भील जो है उनका संबंध था। 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रामनारायण चौधरी ने यह पुस्तक लिखी थी, 20वीं सदी का राजस्थान। डंकेरी चोट सुन प्रजामंडल युगिन गीत के रचयिता कौन थे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने यह गीत लिखा था प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, उसका नाम क्या था? डंकेरी चोट सुन। ये राजस्थानी गीत है। रास्तापाल सत्याग्रह आपने सुना ही होगा, कालीबाई से संबंधित है, डूंगरपुर में हुआ था और इस भीलवाला ने अपने प्राणों की शहादत दी थी, और वही चीज़ है ना। उसके बाद में एक और कांड हुआ था पूनावाड़ा कांड, और उससे संबंधित कौन है? शिवराम भील हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो कपूर चंद पाटनी थे। प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई और अध्यक्ष कौन बने थे? संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी थे। 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो ये अचलेश्वर प्रसाद है ना। बाकी आप लोगों के कपूर चंद पाटनी उससे संबंधित है। 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो मास्टर आदित्येंद्र जी बने थे। भरतपुर प्रजामंडल का नाम आए तो वहां मास्टर आदित्येंद्र आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए सबसे पहले 1934 में प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई। वागड़ का गांधी किसको कहते हैं? भिलूड़ा के भोगीलाल पंड्या को कहते हैं, जो डूंगरपुर जिले से संबंधित हैं। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ये संघ जो है वो सम्मेलन आयोजित हुआ था। अब दोस्तों पर्सन ऑफ द डे में हम लोग दीनबंधु मित्र की बात करते हैं। और दीनबंधु मित्र क्यों जाने जाते हैं? नील दर्पण को लेकर के जाने जाते हैं। ये उनकी प्रसिद्ध कृति थी, और इस कृति का नाम क्या था? नील दर्पण दोस्त। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? नील दर्पण थी। और इस नील दर्पण के अंदर इस नाटक में गरीब किसानों की स्थिति और यूरोपीय बागान मालिकों के हाथों में उनको जो यातनाएं मिली, उन पर जो शोषण किया गया, जो अत्याचार किए थे उन यूरोपियन बागान मालिकों ने उन गरीब किसानों के ऊपर, उसका जीता जागता उदाहरण नील दर्पण थी दोस्तों। और ये इसीलिए बंगाल के न सिर्फ प्रख्यात कवि थे अपितु लेखक और नाटककार थे दीनबंधु। और दीनबंधु जो हैं उन्होंने नील दर्पण नामक उनकी प्रसिद्ध कृति को जो है वो लिखा था। और इसी कृति के बाद में बंगाल का जो भी अभिजात्य वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उसको बंगाल के किसानों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार था उसके बारे में पता चला था। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो ये एक ऐसा नाटक था जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देखें तो इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, दीनबंधु मित्र का नाटक था जिसका नाम क्या है? नील मित्र। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर के। राजस्थान के करंट अफेयर्स में आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं। देश का दूसरा और राजस्थान का पहला चीता सफारी केंद्र कहाँ प्रारंभ किया जाए? ये रावतभाटा गांधी सागर अभ्यारण्य में। देश का दूसरा और राजस्थान का पहला चीता सफारी केंद्र रावतभाटा गांधी सागर अभ्यारण्य में प्रारंभ किया जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पत्रकारों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वो पुरस्कार कौन सा है? बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार। क्या नाम है उसका? बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार। हाल ही में परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए पहला पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? तो वो पहला पुरस्कार दिया गया है बांसवाड़ा जिले को। राज्य स्तरीय अंडर 17 चेस प्रतियोगिता है ना, शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? आशी उपाध्याय ने प्राप्त किया है ना, उदयपुर की आशी उपाध्याय ने। किस जिला प्रशासन के द्वारा 15 जुलाई से पोषित लाड़ो अभियान चलाया जाएगा? क्या नाम है? पोषित लाड़ो अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा है? उदयपुर है। ठीक है दोस्तों, 12 पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी की ओर से
किस जिले में वेडिंग इन इंडिया अपॉर्चुनिटी फॉर राजस्थान थीम पर राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के स्टेक होल्डर्स की बैठक होगी, है ना। तो इस प्रकार से ये आज की महत्वपूर्ण जो है वो दोस्तों राजस्थान, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स था। उसके साथ में पर्सन ऑफ द डे और फिर मैप ऑफ द डे और राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न आपके सामने हमने प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आए हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।